नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में थे। भारत और जर्मनी के बीच 14 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनकी घोषणा के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर स्कोल्स प्रेस के सामने हाजिर हुए। दुनिया भर के पत्रकार इन समझौतों और यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर ने इस घटना पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आज उन्होंने लिखित बयान पढ़ने के बाद कोई सवाल नहीं लिया। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग में जर्मनी का स्थान दुनिया में 16वां है और यहां से प्रधानमंत्री डेनमार्क गए हैं, जिसका स्थान दुनिया में दूसरा है। क्या वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? 2 मई को जर्मन विदेश प्रसारण सेवा डोइचे वेले के चीफ इंटरनेशनल एडिटर रिचर्ड वॉल्कर ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है और लिखा है कि मोदी और स्कोल्स बर्लिन में प्रेस के सामने हाजिर होने वाले हैं। दोनों 14 समझौतों की घोषणा करेंगे। भारतीय पक्ष के आग्रह पर दोनों 0 सवाल लेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आरएसएफ प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत आज 142वें नंबर से फिसलकर 150वें नंबर पर आ गया है। इस रैंकिंग पर भारत सरकार का आधिकारिक जवाब यही रहता है कि वह इसे नहीं मानती। इस रैंकिंग को लेकर 2013 और 2022 में भारत की संसद में सवाल पूछे गए थे। कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के मंत्रियों के जवाब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ने इसे स्वीकार नहीं किया कि प्रेस की स्वतंत्रता का रिकॉर्ड भारत में इतना बुरा है। डोइचे वेले के इंटरनेशनल एडिटर लिख रहे हैं कि भारत के आग्रह पर तय हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आज वैसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। जब सवाल जवाब का सामना ही नहीं करना था, तब कम से कम आज के दिन प्रेस के सामने हाजिर होने से बचा जा सकता था। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की परिभाषा से प्रेस और प्रेस का सवाल करना दोनों बाहर कर दिया जा रहा है, किया जा चुका है। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी प्रेस के सामने हाजिर होते हैं, लेकिन वहां भी सवाल जवाब से मना कर दिया जाता है। अगर जो बाइडेन ने कहा भी कि सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी को क्यों कहना था कि वे इस बात से सहमत हैं? The Indian press is much better behaved than the American press. I got to watch out; they'll knock one another down. And I think, with your permission, we should not answer questions because they won't ask any questions on point. तो आप क्या क्या मतलब इससे कोई सवालों का जवाब नहीं देंगे? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस बात को लेकर अमेरिकी प्रेस में हंगामा मच गया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन पेस्की को काफी सफाई देनी पड़ी। अमेरिकी पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका के प्रेस की तुलना भारतीय प्रेस से क्यों की गई। तब प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी प्रेस का अपमान नहीं किया है। इतना कहा है कि कभी आप सही बिंदु पर सवाल नहीं करते। एक अमेरिकी पत्रकार ने प्रेस सचिव जेन पेस्की से पूछा कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत 142वें नंबर पर है, उसकी तुलना अमेरिकी प्रेस से कैसे हो सकती है। तब जेन पेस्की के जवाब लड़खड़ाने लगे। वे अपनी सफाई में और उलझती चली गईं। I would just say to you that having now worked for the president, serving in this role for 9 months, having seen that he's taken questions from the press more than 140 times, including today and Friday, that he certainly respects the role of the press, the role of the freedom of free press. We ensure that we have press with us, of course, when we travel, that we have press with us for sprays in foreign capitals, and we will continue to. And I think that should speak to his commitment to freedom of press around the world. ये सब बातें हैं। अमेरिकी प्रेस में भी स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग स्तर पर संघर्ष चल रहा है। वहां भी काफी दोहरापन है। जेन पेस्की ने भले कह दिया कि जो बाइडेन दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के हिमायती हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ पत्रकारों से सवाल जवाब ना लेने की बात की।
यही नहीं, जून 2020 में जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि क्या वे अब भूलने लगे हैं। तब इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा, कुत्ते की जैसी शक्ल है। To the First Amendment and to the President of the United States. यह सही है कि इसके बाद भी उसी अमेरिका में देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पत्रकारों के साथ रात्रि भोज में हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। वहां पर कॉमेडियन ट्रेवर नोवा उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं। हमने प्राइम टाइम में बताया था कि अगर भारत होता तो कॉमेडियन के घर पर बुलडोजर चल गया होता या केस मुकदमा हो गया होता। ट्रेवर नोवा ने ट्वीट भी किया कि मैं आज की रात यहां खड़ा हूं, राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहा हूं और मुझे कुछ नहीं होगा। यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरा सच नहीं है। अमेरिकी पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने ट्वीट किया कि नोवा को कोई बताए कि अमेरिकी सुरक्षा संस्थानों को लेकर असली खबर करने पर पत्रकार जूलियन असांज की क्या हालत कर दी गई है। जूलियन असांज को जान बचाने के लिए अलग अलग देशों में शरण लेनी पड़ रही है। अमेरिका में यह भी विवाद चल रहा है कि जब बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके बेटे हंटर बाइडेन के ईमेल सामने आए। चुनाव के दौरान अमेरिकी प्रेस, ट्विटर और फेसबुक ने इस खबर को दबा दिया। अब जाकर इसे सही माना जा रहा है क्योंकि एफबीआई जांच कर रही है। तो हम हर जगह प्रेस का पतन देख रहे हैं। अरबपतियों के कब्जे में प्रेस जाने से सूचनाओं का गला सूखता जा रहा है। प्रेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उस पैसे के दम पर प्रेस की टांग तोड़ दी जा रही है। magic wall can predict how every person in the country is going to vote in every county. भारत में कई मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से कतराने लगे हैं। कोई डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने सवाल जवाब से बचने लगा है, तो कोई एजेंसी से बात कर मीडिया में होने का दायित्व निभा लेता है। इस बार चाहे वो रमजान का महीना रहा हो या आज के ईद का दिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व के सालों की तरह भले ही 2 साल के अंतराल के बाद इस बार ईद का त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर रमजान के महीने में जिस प्रकार से न केवल उन्होंने इफ्तार का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया, बल्कि जहाँ जहाँ से वो, चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का घर हो या उनके सहयोगी सुशील मोदी के द्वारा जो इफ्तार आयोजित किया जाता है उसमें भाग लेने की बात हो, या अन्य नेताओं के यहाँ या अपनी पार्टी के दफ्तर में भी उन्होंने इफ्तार का आयोजन किया। इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी उन्हें आमंत्रण दिया गया उसमें उन्होंने भाग लिया। और इसके अलावा जो आज का ईद का दिन रहा, ईद के दिन भी न केवल गांधी मैदान के ईद की नमाज में उन्होंने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि जहाँ भी वो पूर्व के दिनों में जाते रहे, करीब आधे दर्जन से अधिक जगहों पर आज ईद के त्यौहार के दिन भी वो गए। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि आज का दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जा रहा है और वहाँ पर नीतीश कुमार का रिकॉर्ड जो है वो अपने पूर्व के रिकॉर्ड के तुलना में अगर आप देखें तो अब वो फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जैसे अन्य मुख्यमंत्री अब डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोमवार को जनता दरबार के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व के दिनों में जो खुलकर वो पत्रकारों के सवाल का जवाब देते थे, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका स्क्रिप्टेड होता है। यानी कि मात्र कोरोना के नाम पर 3 पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है और उन 3 पत्रकारों से भी सवाल जो है एक दिन पहले ले लिया जाता है और उसके बाद उनके अधिकारी बताते हैं कि किन किन सवालों का वो जवाब देंगे और इस तरीके से जवाब देने की औपचारिकता पूरी की जाती है। और ये आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जहां एक तरफ धर्मनिरपेक्षता के पैमाने पर उन्होंने अपना रिकॉर्ड अभी भी बरकरार रखा है, वहीं जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस से मिलने जुलने का सवाल है तो अब वो नज़रें छिपाते हैं। और हाँ, ये बात अलग है कि कहीं कहीं पे चलते फिरते पत्रकारों के सवालों का जवाब दे देते हैं, लेकिन जिन सवालों का जवाब नहीं देना होता है उन्हें टाल देते हैं। लेकिन अब वो पहले के नीतीश कुमार नहीं रहे, अब वो मीडिया से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शायद उन्होंने बीजेपी के नेताओं से ही, खासकर प्रधानमंत्री से शायद ये सीखा हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो ज़्यादा अच्छा है और जो कुछ भी करे तो वो अगर स्क्रिप्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। फैसला आपको करना है कि प्रेस चाहिए या नहीं। एक समय आप नेताओं को इस बात से भी परखा करते थे कि वह पत्रकारों के सवालों का सामना कैसे कर रहे हैं और पत्रकारों को भी परखा करते थे कि वह किस तरह के सवाल नेताजी से कर रहे हैं। तब जाकर आप अपनी समझ बनाते थे। लेकिन अब जनता बदल गई है, या हो सकता है कि यह बात भी पूरी तरह सही ना हो।
यह भी हो सकता है कि जनता को ऐसे न्यूज चैनलों के बीच घेर लिया गया है जिसमें डिबेट है, हंगामा है, मगर न्यूज के नाम पर कोई सूचना और सवाल नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तब आम लोग अपनी कमाई के 200-500 रुपए से नए नए मीडिया संस्थानों का सब्सक्रिप्शन क्यों लेते? ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पत्रकारों की मदद कर रहे हैं ताकि भले ही समंदर माफियाओं के कब्जे में चला जाए, कम से कम तालाब बचा रह जाए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता के दिन दुनिया भर में पत्रकारों को सपोर्ट करने वाले ऐसे लोगों का सलाम करना चाहिए। बिना पत्रकारों के कोई पत्रकारिता नहीं हो सकती, बिना पत्रकारिता के लोकतंत्र नहीं हो सकता। किसी पत्रकार को हर खतरा आपकी आजादी को खतरा है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़े होइए, यह संयुक्त राष्ट्र का बयान है। सब मतलब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उपदेश की तरह इन अच्छी अच्छी बातों को केवल सुना जा रहा है, सुनाया जा रहा है। मंत्रियों से सवाल कीजिए, जवाब नहीं देते। ट्विटर पर आए दिन लोग लिखते रहते हैं, लेकिन वही मंत्री हर दिन किसी न किसी महापुरुष की जयंती के बहाने जनता के बीच बने रहते हैं। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि एक तरह की ढाल बन चुकी है। इससे आपको लगता होगा कि मंत्री जी पब्लिक के बीच रहते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि पब्लिक की किसी बात का जवाब तक नहीं देते। इसलिए कहता हूं कि न्यूज के नाम पर न्यूज आध्यात्मिकता का दौर आ गया है, जिसमें भेंट मुलाकात, भाषण, उद्घाटन का वीडियो दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि यही न्यूज है, आप भी यही समझेंगे। बेहतर है चांद, तारों और सितारों की बातें की जाए या नेताजी को ही प्रभु मानकर उनका गुणगान किया जाए, लेकिन गर्मी इतनी है कि उससे ध्यान हटता ही नहीं। अ टाइम आउटसाइड दिस टाइम के लेखक अमिताभ कुमार ने एक सवाल किया है कि हिंदी में गर्मी के कितने शब्द हैं। तो हमने सोचा कि न्यूज आध्यात्मिकता के लिए यह श्रेष्ठ रहेगा कि गर्मी के शब्दों पर बात करें। इससे टाइम भी कट जाएगा और टेंशन भी नहीं होगा। गर्मी प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। आपने देखा होगा कि अब गर्मी और लू की जगह हीट वेव का चलन बढ़ चुका है। गर्मी को शब्दों से कम 44, 46, 48 डिग्री सेल्सियस के नंबर से ज्यादा बयान किया जाता है, लेकिन आम जनजीवन में अब भी गर्मी के अलग अलग शब्द बचे हुए हैं। हिंदी में गर्मी, ताप, धा, धधकना, दाग, जेठ और घाम जैसे शब्द मिले तो मराठी में उकाडा, वाढणे, उष्णता वाढणे, तापमानात वाढ होणे, काहिली, उन्हाळा, जाणवणे, गर्म होने का प्रयोग होता है। गुजराती में कठारो, घाम, आंच, उष्मा, तड़फो और ताप है। बुंदेलखंडी में जब गर्मी असहनीय हो जाती है तब कहा जाता है आगी बरसत है। कुमाऊं में गर्मी के मौसम को रूडी कहते हैं, गढ़वाली में रूड। राजस्थानी में ताड़वा शब्द का इस्तेमाल होता है। जब धरती 9 दिनों तक तपती है तो उसे 9 तपा कहते हैं। वर्षा से पहले की जो गर्मी होती है उसे ओघमो कहते हैं। इस सूची में ओम थानवी ने राजस्थानी के कुछ और शब्द जोड़े। उन्होंने कहा कि तावड़ों के अलावा लाय, बायरो, तपत, बनत, सिणगत, उनाड़ो और भक्कड़ का भी इस्तेमाल होता है। वृंदा शर्मा ने कुछ और शब्द जोड़े तो पता चला कि राजस्थानी में गर्मी के संदर्भ में बलबलती, तातो, अंगार, बास्ते, झलबरसे, बायदी पड़े, भोभल, लू बाजे, बल रियो है और तापे का इस्तेमाल होता है। अब झारखंड की कुछ भाषाओं में गर्मी के शब्दों के बारे में बताता हूँ। कुड़ुक उरांव में यड़चेरना बोलते हैं, मुंडारी में जेटे बोलते हैं, खड़िया में गर्मी को कसासिंग बोलते हैं और हो में जेटे, खोरठा में रौदाहा बोलते हैं। मेरा मकसद इतना है कि जब आप गर्मी के अलग अलग रूपों के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में लिखने बोलने का रोमांच बना रहेगा। हर चीज के लिए एक ही शब्द के प्रयोग से दिमाग हैवान की मशीन में बदल जाता है, जिससे हर बात में पथराव से टकराव के लिए अवसर नजर आने लगता है। जोधपुर हो या अलवर या करौली, किसी भी राज्य का कोई भी शहर हो, हर जगह वही कारण, वही बयान, वही घटना। एक समाज हिंसा को सही ठहराने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आप कब तक ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते रहेंगे? जब लोग गर्मी के शब्दों को भूल सकते हैं तो मुमकिन है अपने पड़ोसी को भूल जाएं कि किस तरह दो मजहब के लोग आपस में साथ रहा करते थे।
पूरा महीना ही ऐसी घटनाओं और बयानों से भरा रहा। आप समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या क्या भूलते जा रहे हैं और क्या क्या होते जा रहे हैं। हम सभी बादलों के नाम भी भूल गए हैं, लेकिन हमारे ही पूर्वजों ने बादलों के अनगिनत नाम रचे ताकि हम जीवन का उल्लास ना भूलें। आसमान में उड़ते अलग अलग आकार प्रकार के बादलों के नाम को गढ़ने वाला यह समाज अपने पड़ोसी का जलता और ढहता घर देखकर कैसे खुश हो सकता है। अनुपम मिश्र ने अपनी किताब राजस्थान की रजत बूंदों में बादलों के ही 40 से अधिक नाम लिखे। किस कोण पर, किस ऊंचाई पर, किस आकार का बादल उड़ रहा है, उन सबके अलग अलग नाम हैं। बादल, वादली, जलहर, जलधर, जिमृत, जलवाद, जलधरन, जलद, घटा, शर, सारग, व्योम, व्योमचर, मेघ, मेघाडवर, मेघमाला, मुदिर, महीमडल, भरणद, पाथोद, धर्मडल, दादर, डबर, दल बादल, धन, घणमड, जलजाल, काली, काठल, काला हरण, कारायण, कद, हब्र, मैमट, मेहाजल, मेघाड़, महाघण, रामैयो, सेहर। बादलों के 38 नाम गिना दिए और अभी खत्म नहीं हुए। बादलों के नाम उनकी चाल ढाल और आकार के हिसाब से भी हैं। बड़े बादलों को शिखर कहते हैं, छोटे बादलों के दलों को छीतरी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बादल का एक टुकड़ा बादलों के झुंड से छिटक जाता है, इसे चूखो कहते हैं। ठंडी हवा के साथ उड़कर जो बादल आता है उसे कोलायन कहते हैं। काले काले बादलों के आगे श्वेत पताका उठाए सफेद बादल के हिस्से को कोरण या कागोलड़ कहते हैं। और अगर श्वेत पताका जैसे बादल ना हो तो वैसे काले बादलों को काठल या कालायन कहते हैं। क्या आपको याद भी है कि बादल का एक नाम कलायन है? दिन भर घटा छाई रहे और बूंदा बांदी होती रहे तो उसे सहाड़ कहते हैं राजस्थानी। हो सके तो YouTube में प्राइम टाइम के इस अंक को दोबारा देखिए और गिनने का अभ्यास कीजिए। हमने बादलों के कितने नाम गिना दिए। ये सारे शब्द हमने अनुपम मिश्र की किताब राजस्थान की रजत बूंदों से लिए हैं, इसलिए ताकि आप हर चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरे मुद्दों पर बात करना सीखें। आप भी जानते हैं चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं इसलिए होती हैं ताकि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए डिबेट पैदा हो, वीडियो वायरल पैदा हो और आप सब कुछ भूलकर उसी डिबेट में फंस जाएं। इसलिए उस समाज को याद कीजिए जिसने बादलों को लेकर शानदार शब्दों की रचना की। उन शब्दों को भूलकर दंगों की दलीलों की रचना की जा रही है। एक बार सोचिएगा कि किस राजस्थान और किस हिंदुस्तान की रचना हो रही है। राजस्थान के जोधपुर में ईद से पहले हुई हिंसा से माहौल बिगड़ गया। सोमवार रात ईद के उल्लास के साथ ही परशुराम जयंती का उत्सव भी था, लेकिन दो समुदायों के बीच झंडे लगाने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद हिंसा में बदल गया। उपद्रवी तत्वों ने एक पुलिस पोस्ट पर भी हमला किया, जिसके बाद भीड़ को भगाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस छोड़नी पड़ी। तनाव के बीच मंगलवार की सुबह भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच ईद की नमाज अदा की गई। लेकिन कुछ ही देर में फिर शहर के 4 इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दखल देना पड़ा। गहलोत खुद जोधपुर से विधायक हैं। उन्होंने गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को हेलीकॉप्टर से तुरंत जोधपुर भेजा। इस बीच जोधपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। भारी पुलिस बंदोबस्त से हालात पर काबू पाया जा सका।
हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हो। आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप पर्सनल ज्ञान लेंगे या जो है जनता की FIR का इंतजार करेंगे, या आप पर्सनल हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसके तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम FIR दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। इस बीच जोधपुर में तनाव भरी शांति है। राजस्थान में पिछले कुछ अरसे में सांप्रदायिक झड़पों का ये तीसरा वाकया है। इन घटनाओं के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। जोधपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हालात बिगड़ने के लिए गहलोत सरकार को दोषी ठहराया। पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? राजस्थान में पिछले 1 महीने में ये तीसरी ऐसी घटना है जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। अप्रैल में करौली जिले में 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। फिर अलवर के राजगढ़ में मंदिर के तोड़े जाने को लेकर बवाल हो गया था और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में इस तरह की झड़प हुई है। जाहिर है राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है वो 2023 में होने हैं और ऐसे में राजनीतिक माहौल इन सब घटनाओं को लेकर और गरमाने जा रहा है। जोधपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। राजस्थान में समंदर नहीं है, लेकिन वहां समंदर के ही अनेक शब्द हैं। कुछ संस्कृत से लिए गए हैं, कुछ की रचना स्थानीय लोगों ने की है। सिंधु, सरितापति, वारहर, आच, उवह, वडनीर, सफरा, भडार, देधाण और हेल। हाकड़ों भी समंदर के लिए इस्तेमाल होता है। अनुपम मिश्र ने लिखा है कि जिनके पूर्वजों ने समंदर नहीं देखा, वे समंदर के लिए हाकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज अजीब हालात है। केवल वही बात, हिंदू बनाम मुसलमान। संविधान की शपथ लेकर विधायक बनने वाले हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के विधायक असीम गोयल हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ली है। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस संकल्प के लिए हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जय तू, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र, दोनों हाथ उठा के जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। हम भूल गए हैं कि आजादी किस लिए हासिल की, नागरिकता का क्या मतलब है, क्यों बैठकर संविधान बनाया। ठीक उसी तरह से जैसे हम गर्मी, बादल, वर्षा के नाम भूल चुके हैं। अंबाला की इस घटना को अपवाद या अनौपचारिक मत समझिए। देखिए कि किस तरह से समानांतर रूप से औपचारिक आंदोलन चलाया जा रहा है। आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला नहीं, जैसा भी होगा वो हो चुका है। इसका अंदाजा करना है तो आप अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देख सकते हैं। आज दिनांक 3 मई मंगलवार के प्रतिबंधात्मक आदेश में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। खरगोन के ईदगाह खाली रहे, नमाज घरों में पढ़ी गई। शहर में हर तरफ संगीनों का साया था। शोर तोड़ने के लिए चोंगे से ऐलान कि लोग घरों में ही रहें।
शहर में कर्फ्यू है। और सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि अपने अपने घरों में रहकर ही त्योहार मनाएं। संजय कॉलोनी में शाहदुल्ला बेग तरबूज का ठेला लगाते थे। प्रशासन ने घर का हिस्सा तोड़ा, साथ में मवेशी खुले छूट गए। पूरे तरबूज बर्बाद हो गए। 4 बच्चे हैं। ईद के दिन किसी के पास नए कपड़े नहीं। किसी तरह सेवई बन गई। इंतजार है इंसाफ और मुआवजा मिलेगा। खरगोन में ईद के दिन शाहदुल्ला बेग जी के घर में अगर कुछ रंग बिरंगा है तो ये तिरपाल है, जिससे किसी तरह उनके घर का एक हिस्सा ढहा हुआ है। इस बार ना FIR में इनका नाम था, ना कुछ। ये बेचारे खरबूज की रेहड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। 4 बच्चों का परिवार है। इसके बावजूद ये जो इनके घर का पूरा हिस्सा था, जिसमें इनका कुछ सामान, राशन का, कुछ पंखे और ये सारी तमाम चीज़ें थी, उसको ढहा दिया गया। सर मेरा तो परिवार ही पूरा ख़त्म कर दिया गया। मेरा जो रोजगार था वो भी पूरा ख़त्म कर दिया गया। सर मेरे मवेशियों को पुलिस प्रशासन ने भगा दिया गया, छोड़ दिया गया। मुझे टाइम नहीं दिया कि सर मैं इन जानवरों को वहाँ बांध दूँ। कोई नोटिस नहीं दिया गया सर। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। ये सारा ग्रेड जाता है तो शासन की तरफ जाता है, क्योंकि उन शासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई ना, वो सब हमारे प्रति बहुत बेकार हुआ है, क्योंकि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और हमें ना तो उन्हें नोटिस दिया गया और ना ही कोई सूचना दी गई और ना ही कोई चस्पा किया गया। अतीक की ईद फीकी रही। होटल प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। अतीक उन चंद लोगों में है जो इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए हैं। कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। हाँ जी, हैरत तो होती है। पहले कभी नोटिस आया ही नहीं और अचानक उन्होंने और ये गिराने के बाद एक बार फिर से नोटिस आ गया। हाँ, गिराने के बाद जो निर्माण गिरा दिया गया उसको। जो निर्माण गिरा दिया उसके बाद नोटिस। तो अब आप कोर्ट गए हैं, आपको क्या उम्मीद है न्याय की? बस कोर्ट से यही उम्मीद है कि जो हमारा माली नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिल जाए हमें। अमजद अली के घर पर ईद की रौनक है, लेकिन फिक्रमंद उन 400 लोगों के लिए है जो बेकरी में काम करते थे। कहते हैं प्रशासन हथौड़ा लेकर पहुंचा, कागज देखे तो गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बेकरी की छत तोड़ दी। अब उसे दोबारा बनवा रहे हैं। ये और बात है कि बेकरी में ज्यादातर श्रमिक हिंदू थे जो अब बेकार बैठे हैं। मेरा ये नगर पालिका और प्रशासन आके मेरी बेकरी तोड़ गया और मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया और मेरी कोई गलती भी नहीं बताई कि मेरी क्या गलती थी। वो लोग आए थे, जब उन्हें पता लगा कि हम गलत जगह आ गए तो उन्होंने पहले मेरा घर भी नाप लिया था, मेरी 3 बेकरी नाप ली थी। फिर सीएमओ मैडम ने बोला कि चलो इसकी 1 बेकरी तोड़ दो, 2 बेकरी छोड़ दो और घर भी छोड़ दो। और मेरी 12 तारीख को तोड़ी गई और 13 तारीख को मेरे को नगर पालिका में बुलाया गया और मुझे पुराने कागज दिए गए और उस पर तारीख डली थी 2/2/2022, फरवरी की तारीख थी। शहर ईद की रौनक कोरोना के 2 साल बाद देखता, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर पत्थर क्या चले। ईद के साथ अक्षय तृतीया के दिन इन शादियों को भी अपनी सीमा से खदेड़ दिया। खरगोन के बाहर मिर्जा गांव में कुशवाहा परिवार शादी रचा रहा है। कनौजे जी को भी बिटिया की शादी के लिए यहीं आना पड़ा। खरगोन में मैरिज गार्डन पहले से बुक था। कहते हैं नुकसान हो गया, कई मेहमान भी नहीं आ पाए। मेरी बिटिया की शादी हो रही है। तो खरगोन में बुकिंग वगैरह होगी आपकी? हाँ, खरगोन में बुकिंग करी थी, उसमें गार्डन में हमारा। तो वहाँ पर ये कर्फ्यू की वजह से हम वहाँ नहीं कर पाए और हमको यहाँ पर आना पड़ा। हमारे मेहमान आने वाले थे, उनको परेशानी आई। मतलब बुकिंग वगैरह वहाँ जो पैसा बुकिंग करने में भी परेशानी आई जरा। कर्फ्यू की वजह से 6 से ज्यादा सामूहिक विवाह सम्मेलनों में 200 से ज्यादा जोड़ों की शादी हुई, लेकिन खरगोन से बाहर। बाकी शहर में 100 से ज्यादा नाकों पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की भी तैनाती रही। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी है ईदगाह, जिसमें नन्ना हामिद अपने लिए मेले से खिलौने नहीं बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटी खरीद कर लाता है। अपने लिए मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी दादी की तकलीफ को चुनता है। काश ये बाल सुलभ मन हम सब में हो जाएं, हम एक दूसरे की तकलीफ को समझें तो ऐसे दंगे भड़के ही ना। आज के दिन सिर्फ इतना ही। ईद मुबारक। खरगोन से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। इसी जनता के बीच बहुत से लोग हैं जो नफरत की आंधी को मौज समझ रहे हैं, और इसी जनता के बीच थोड़े बहुत ऐसे भी हैं जो मोहब्बत की हवा का मतलब जानते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ईद के मौके पर दोनों समुदाय ऐसे मिले कि झगड़े की बात आंधियों में उड़ गई। सौरभ की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर उस जहांगीरपुरी की है जहां कुछ दिन पहले हिंदू और मुसलमान
एक दूसरे को तलवारें दिखाकर पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीर सुकून देने वाली है। अकबर और पंडित रमन झा दोनों की दुकानें या रेहड़ी कह लें एमसीडी के बुलडोजरों ने ढहा दी थी, लेकिन इनके भाईचारे को नहीं ढहा सकी। ईद का मौका है, दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और अकबर पंडित रमन झा को मीठी सेवैयां खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं। हम लोग ईद में सेवैयां बनाते थे, पंडित जी को भी देते थे, पंडित जी भी हमसे मिलते थे, खाते थे, गले मिलते थे। ईद में हम लोग गले मिलते थे, भाईचारा था हम लोगों का। भाईचारा था, अब भी वो भाईचारा बरकरार रखा है? अब भी बरकरार है, आपके सामने हम गले मिल रहे हैं। शुरू से ही हम लोग एक साथ में हैं, एक साथ में है, पड़ोसी भी है, दुकान का भी पड़ोसी है, घर के भी आसपास में है, तो हम लोगों की कोई ऐसी कोई गिला शिकवा नहीं है। और हम मन के चलिए एक साथ में होने से तो इंसान मान के चलिए, एक तो जानवर भी आपस में प्रेम कर लेते हैं, हम लोग तो इंसान हैं, तो इंसानी अगर प्रेम नहीं है तो क्या फायदा। जिस रोज बुलडोजर से 11 साल के आसिफ की मां की दुकान तोड़ी गई थी, उस वक्त सिक्के बटोरते आसिफ की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। आज 11 साल का आसिफ भी सज धज कर सबको ईद की मुबारकबाद देता नजर आया। आपको आसिफ याद होगा, उस दिन की रेडी टूटी तो सिक्के बिन रहे थे। आसिफ भी आज पूरा तैयार होकर के खुश हो आज आसिफ ईद में? हाँ खुश हो। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, जो हमारे मदद करे थे। आज ईद के नमाज में बहुत दुआ करा तुम्हारे। सजे धजे बच्चों को देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। पुलिस तो काफी संख्या में है, पर उनके आसपास हंसते खेलते बच्चे माहौल को सामान्य बनाए हुए नजर आए। 30 साल की हसीना की कबाड़ की दुकान बुलडोजर से ढहा दी गई थी। हसीना के 3 बच्चे हैं, जिसमें 7 साल की शाहिला भी है, जिसे आंख का कैंसर है। हमारा तो कबाड़े के काम में मैम, हमारा हस्बैंड कबाड़ा बिनने जाते हैं, हमारी रेडी बड़ी टूट गई है, ठीक है। अब तो दूसरे के गोदाम पे जाते हैं, दूसरे के यहाँ पे वो करते हैं। अब दूसरे के यहाँ अपना जिस सारा नुकसान हो गया तो क्या करें अब, लेकिन दूसरे के उस पर ठेके पे काम कर रहे हैं। अब वो दूसरा देंगे जब चलेगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ये तो इस टाइम काम की बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन हमें जो ये है बच्चों की हमारी ईद वगैरह ये तो सही कुछ बनी नहीं है सही ढंग से। सबसे ज़्यादा हमें पैसे तो नुकसान तो हुए, लेकिन हमारी बच्ची में ज़्यादा इलाज में पैसे हो जाते हैं। अब दूसरों से कर्जा लेके फिर जब जाके वो करें, हम नहीं पहने, हम अपने बच्चे को पहना दिए, वही बहुत है। ईद तो जहांगीरपुरी में शांति और भाईचारे के साथ गुजर गई, पर यहाँ के लोग अब भी डर के साए में जी रहे हैं। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। आगे यहाँ बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस पर 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। इस गली के बाहर काफी पुलिस बल अब भी तैनात है, लेकिन ईद का त्योहार नमाज शांति के साथ, भाईचारे के साथ अता की गई। यही भारत है, अनेकता में एकता है, और खासकर ये वो तबका है जो रोज कमाता है और खाता है। इन दंगों में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता, सियासत में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता, सियासत में नुकसान आम आदमी का होता है, गरीबों का होता है। तो इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जहां पर अकबर और पंडित रमन झा साथ साथ ईद की मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्या आप जानते हैं बारिश का एक नाम झपटो भी है? अनुपम मिश्र ने लिखा है कि जब एक झटके में बारिश आकर खत्म हो जाए तो उसके लिए राजस्थान में झपटों का इस्तेमाल होता है। धरहरणों भी एक शब्द है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह की बारिश के लिए होता है, आप भी मेहनत कीजिए। नफरत का तापमान बढ़ाया जा रहा है ताकि आप सब भूल जाएं और एक हैवान की मशीन में बदल जाएं। शादियों में शामिल होकर 10-20 लोगों के बीच, ये हमने सुना है, पढ़े लिखे लोग नरसंहार की वकालत करने लगे हैं। उन्हें इस तरह की बात करने में अब शर्म नहीं आती है। ऐसे लोगों को एक काम दीजिए, बूंदों के लिए इस्तेमाल शब्दों का पता लगाएं। कुछ नहीं तो उन्हें बारिश से प्यार हो जाएगा। ये नफरत इसलिए भी फैला रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में दहेज तो था, प्यार नहीं था। आप ब्रेक ले लीजिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह की कहानी मोहम्मद जिशान के बिना पूरी नहीं होती है।
कोलकाता के लिए शानदार खेलने वाले रिंकू सिंह पर सुशील महापात्र की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुशील महापात्र। आज एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी बताने जा रहा हूं जिसके पिता गैस सिलेंडर बेचते हैं। गरीबी ने पिता की कमर तोड़ दी। पिता ने कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि बेटे को क्रिकेटर बनाए। बेटे को हमेशा सलाह दी कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, लेकिन बेटा पढ़ाई के बहाने क्रिकेट खेलने चले जाता था, स्कूल में बंक मारता था। आज एक खिलाड़ी केकेआर के लिए चमत्कार कर रहा है। जिस खिलाड़ी की बात मैं कर रहा हूं उसका नाम रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। सोमवार को रिंकू ने केकेआर के लिए 23 गेंदों में 42 रन की नाबाद पारी खेली। कोलकाता को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। रिंकू सिंह की पारी की वजह से केकेआर लगातार 5 हार के बाद जीत हासिल की है। रिंकू सिंह का उम्र 25 साल है। रिंकू के पिता पिछले 37 सालों से गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। महीने में 10,000 रुपया कमा लेते हैं। एक समय था जब 2,000 कमाना भी मुश्किल हो जाता था। रिंकू सिंह के और 4 भाई और एक बहन भी हैं। रिंकू सिंह के पिता ने बताया कि रिंकू पढ़ने में अच्छे नहीं थे। पढ़ने के नाम पर स्कूल से बंक मारते हुए क्रिकेट खेलने चले जाते थे। कई बार पिता ने समझाया, लेकिन रिंकू ने नहीं माने। घर की आर्थिक स्थिति देखते हुए रिंकू सिंह ने कुछ दिनों के लिए सफाई कर्मचारी की काम भी की, लेकिन बाद में क्रिकेट की तरफ वापस मुड़ गए। रिंकू की जिंदगी में कोच और दोस्त बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। गरीबी की वजह से रिंकू के पिता क्रिकेट किट्स खरीद कर नहीं दे पाते थे, लेकिन दोस्त मोहम्मद जिसान ने रिंकू की बहुत मदद की। कोच ने फ्री में कोचिंग दी। कोच मसदू जमीन ने बताया कि पिछले 10 सालों से वो रिंकू सिंह को कोचिंग दे रहे हैं। एक बार रिंकू स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ खेलने गए थे। कोच की नज़र पड़ी। रिंकू की टैलेंट को देखते हुए कोच ने फ्री में कोचिंग देने के लिए निर्णय ले लिया। रिंकू की कैरियर में तब बहुत बड़ी मोड़ आई जब अलीगढ़ में हुए स्कूल टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी लगाए। रिंकू सिंह के बारे में और एक रोचक कहानी आपको बताता हूं। एक बार कानपुर में अंडर 15 के लिए ट्रायल हो रहा था। रिंकू सिंह अपने दोस्त मोहम्मद जिसान के साथ ट्रायल के लिए चले गए। रिंकू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहीं गायब हो गया। सिलेक्टर ने ट्रायल देने के लिए मना कर दिया। कह दिया कि जब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिलेगा तब तक ट्रायल नहीं दे सकते हैं। दोस्त जिसान ने सिलेक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए, विनती किए और कहा कि एक बार ट्रायल तो ले लीजिए, इसके टैलेंट को देख लीजिए। फिर सिलेक्टर ने मान गए। रिंकू ने इतना शानदार बल्लेबाजी की कि अंडर 15 के लिए उनका चयन हो गया। इसके बाद रिंकू सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अंडर 15 के बाद अंडर 19 में चयन हुआ, फिर रणजी ट्रॉफी में चयन हुआ। अब आईपीएल के सफर की बात आपको बताते हैं। 2016-17 में पंजाब ने रिंकू सिंह को 10 लाख में खरीदा, लेकिन उस साल रिंकू को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अगले साल यानी 2017-18 में रिंकू को केकेआर ने 40 लाख में खरीदा। तब से रिंकू लगातार केकेआर के लिए खेल रहे हैं। 2019 में केकेआर ने रिंकू को 80 लाख में खरीदा। तब रिंकू ने गुरु दक्षिणा के रूप में कोच को एक स्कूटी भी गिफ्ट किया। इस सीजन में रिंकू कोलकाता के लिए 3 मैच खेल चुके हैं। पहले मैच में टाइटन के खिलाफ 35 रन बनाए थे। दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 23 रन बनाए थे। कल यानी सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 42 रन बनाए हैं। प्रथम श्रेणी मैच में रिंकू का औसत 65 के करीब है। लिस्ट ए में रिंकू 50 की औसत से रन बनाए हैं, जबकि T20 में रिंकू का औसत 25 के करीब है। औसत से पता चलता है रिंकू कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। रिंकू साधारण बैकग्राउंड के एक असाधारण खिलाड़ी हैं। सिर्फ रिंकू सिंह क्यों, इस बार कई ऐसे साधारण बैकग्राउंड के खिलाड़ी आईपीएल में नाम कमा रहे हैं। चाहे आप उमरान मलिक की बात करें या फिर तिलक वर्मा की। मोहम्मद जिसान और मसदू जमीन के बिना रिंकू सिंह का क्रिकेट कैरियर अधूरा रह जाता। अगर ये दोनों नहीं मदद किए होते तो आज रिंकू सिंह क्रिकेटर नहीं बन पाते। इसे कहते हैं भाईचारा, एक दूसरे का साथ देना और आगे ले जाना। आप सब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर रहिए, एक दूसरे की हाथ पकड़कर आगे बढ़ते जाइए। आप सभी को ईद मुबारक। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।